हेलो दोस्तों, अब तक हमने जो है यह हमारा इंडियन पॉलिटी का चौथा लेक्चर है। जो हमने जो अब तक के 3 लेक्चर्स में देखा, सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। उसमें हमने जो है एक यात्रा तय की थी, उसके बाद बचा हुआ दूसरे लेक्चर में, और उसके बाद हमने भारतीय संविधान के बनने की कार्यप्रणाली को अध्ययन कर लिया था। अब ये हमारा जो है चौथा लेक्चर है और इसमें हम लोग जो है भारत के संविधान की विशेषताएँ, साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो है कि भारतीय संविधान एक काफ़ी बृहद संविधान है। जो है इसमें लगभग जो है अनुच्छेदों की संख्या 395 है, मतलब अनुच्छेद 395 है, 22 भाग हैं और जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। दरअसल ये मूल संविधान में 12 अनुसूचियाँ नहीं, 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी और जो भाग हैं वो हमारे 22 ही हुआ करते थे। और अनुच्छेद 395 है, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में 450 के आसपास है। दरअसल उसके बीच में अंतर यह होता है कि जो अनुच्छेद की संख्या है वो उसमें समय के साथ जो विभिन्न संविधान संशोधन हुए, तो उसमें समय के साथ साथ उसमें जो चीज़ें मतलब विभिन्न क्लॉज बढ़ा दिए गए। जैसे कभी आपने पढ़ा होगा कि संविधान का जो 243 में जो है पंचायती राज को बढ़ाया गया, बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन से सहकारिता समितियों को बढ़ाया गया। ठीक है, तो जो इसकी वजह से जो संविधान की अनुच्छेदों की संख्या है वो बाई नंबर, जैसे 243 मतलब 1 2 3 4 और फिर उसके बाद किसी का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से संविधानों की संख्या तो अनुच्छेदों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन जो अनुच्छेदों की नंबर्स और बाकी जो अनुच्छेदों की मूल संख्या है, जो संख्या के हिसाब से अगर उनके हम पार्ट्स को ना जोड़ें तो वो 395 ही, बाकी अगर उनके पार्ट्स को भी हम लोग जोड़ेंगे तो वो लगभग 450 के आसपास इस समय पहुंच जाती है। ये भारत में जो मेजर इसमें संवैधानिक संशोधन हुए जिनके माध्यम से इनकी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई थी, तो इससे 7वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 7वें संविधान संशोधन के अलावा जो आपका 42वां संविधान संशोधन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 73वें 74वें संविधान संशोधन जिनके बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा। ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। तो इनकी जो साइलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो साइलेंट फीचर है, जो इसकी विशेषता है, वो है कि सबसे लंबा संविधान जो है लिखित संविधान, सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारतीय संविधान। सबसे लंबा संविधान क्यों है? सबसे लंबा संविधान इसलिए है क्योंकि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसमें काफ़ी विभिन्न प्रकार की जो है मतलब विभिन्न प्रकार के धर्म और पंथ जो है इसमें निवास करते हैं। और उसके बाद जो इसकी विशेषता बड़े होने के कारण कई संविधानों का अध्ययन, देश के लगभग 60 संविधानों का अध्ययन करके इस संविधान का निर्माण किया गया। और ये जो है काफ़ी हद तक भारत का शासन अधिनियम 1935 से भी प्रभावित है। इस वजह से ये जो काफ़ी बृहद संविधान हो गया। तो सबसे लंबा संविधान जो है वो भारत का संविधान है, जिसका अब तक का सबसे लंबा संविधान। और दूसरा ये एक लिखित संविधान। लिखित संविधान क्यों है? दरअसल संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लिखित एवं अलिखित संविधान। लिखित संविधान दरअसल आपने इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिटन ही होते हैं। लिखित संविधान ऐसा होता है कि कोई एक संवैधानिक सभा के गठन के द्वारा उसको एक प्रॉपर मैनर्स बहुत प्रॉपर एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा, तो उसको जो है लिखित संविधान कहते हैं। और दूसरा जो अलिखित संविधान होते हैं, जो कानून के साथ अपनी परंपराओं के साथ, ट्रेडिशन के साथ विकसित होते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है, हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान में देखा होगा, ब्रिटेन का संविधान अपने ट्रेडिशन से लेके और विभिन्न कानूनों के माध्यम से वो टाइम के साथ चेंज होता चला आया। तो वो जो है एक साथ कभी वहाँ की संविधान सभा गठित नहीं हुई जिसने बैठ के उसको लिखा हो, वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। लेकिन भारत का संविधान जो है बाकायदा संविधान सभा गठित हुई, जैसे आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, उसने जो है भारतीय संविधान को निर्मित किया है। तो इस वजह से भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। और लिखित संविधान होने के साथ साथ ये सबसे लंबा संविधान है। उसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर है वो विभिन्न स्रोतों से विहित है। मतलब भारत का संविधान, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके जो है इस संविधान को लिखा गया है। इस वजह से काफ़ी बृहत है। और इसके अलावा उन 60 देशों के संविधान के अलावा भारत शासन अधिनियम जो है 1935, इसका भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। भारत शासन अधिनियम के बारे में ऐसा कहा जाता है लगभग 2/3 संविधान का हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम से ही ले लिया गया था। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसमें, जो जहाँ से काफ़ी जो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, इसका अध्ययन हम आगे जो है ये काफ़ी याद करने वाली चीज़ होती है। इसको जो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसको हम लोग है अभी इस लेक्चर के लास्ट में एक बार रिकॉल कर लेंगे, किस देश से, कौन सा संविधान से किस देश से लिया गया। उसका जो अगला हमारा साइलेंट फीचर है वो नम्यता और अनम्यता, मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और अनफ्लेक्सिबल, मतलब रिजिड दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब नम्यता और अनम्यता, इसको इंग्लिश में आप लोग कहते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जो इसके
इसका जो बेसिस होता है, इसको कैसे बताते हैं कि कोई संविधान रिजिड है या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसके पीछे का कारण होता है कि उसमें हम संशोधन करना कितना आसान है, किसी भी संविधान में संशोधन करना कितना आसान है, इस बेसिस पे हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि यह संविधान जो है कितना रिजिड है और कितना जो है फ्लेक्सिबल है। तो भारत के संविधान में संशोधन करने, जैसे ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत आसान है। वहाँ के संविधान में संशोधन करना एक सामान्य कानून की प्रक्रिया की तरह आता है, तो वो जो है काफ़ी लचीला संविधान माना जाता है तुलनात्मक रूप से। और उधर ही जस्ट उसके अपोजिट आप लोग देखेंगे जो अमेरिका का संविधान है वो काफ़ी रिजिड संविधान माना जाता है, इसलिए अब तक उसमें बहुत कम संविधान संशोधन हुए हैं, और जबकि उसके संविधान को बने हुए लगभग 300 वर्ष के आसपास हो गया। तो जो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर ये डिफाइन किया जाता है कि कोई संविधान रिजिड है बहुत या फ्लेक्सिबल है। तो भारत का संविधान जो है वो रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। तो मतलब भारत के संविधान के कुछ संशोधन में कुछ जो संशोधन है वो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, बहुत आसानी से, मतलब एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया की तरफ किए जा सकते हैं। लेकिन जो संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 के अंतर्गत आते हैं, उनमें संविधान संशोधन करने के लिए एक बहुत मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें उसमें उपस्थित सांसदों की संख्या की जो 2/3 बहुमत है उससे उसको जो है पारित होना चाहिए। तो ये जो है, तो इसमें भारत के संविधान में दोनों प्रकार से संशोधन हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको बहुत आसानी से संशोधित किया जा सकता है, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको बहुत मतलब 2/3 बहुमत के साथ पारित करना पड़ता है। तो ये एक जो साइलेंट फीचर है, अगर कोई पूछता है कि भारत का संविधान कैसा है, नम्यता और अनम्यता, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसके बाद भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एकात्मकता की झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है भारत के संविधान में। संघीय व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। संघीय व्यवस्था विश्व में कई देशों में आपको दिखाई देंगी, जैसे जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को एक संघीय राष्ट्र माना जाता है। उसके अलावा कनाडा जो है उसमें भी कुछ फीचर्स हैं जो संघीय व्यवस्था के दिखाई देते हैं। तो भारतीय संविधान में जो है वो व्यवस्था तो संघीय दिखाई देती है हमको, लेकिन उसमें जो झुकाव है वो एकात्मकता की ओर है। मतलब कि कभी कभी जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रलाइज हो जाता है। सेंट्रलाइज किस किस मामलों में होता है, जैसे आपने कभी, हमारा अगला साइलेंट फीचर है एकात्मकता की ओर झुकाव संघीय व्यवस्था में। संघीय व्यवस्था में एकात्मकता की ओर झुकाव मतलब यह है कि भारत में जो शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र और राज्यों के बीच है, लेकिन संघीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें, जैसे जो अमेरिका है उसको पूर्ण रूप से एक आदर्श संघात्मक व्यवस्था माना जाता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में है जो शक्तियों का विभाजन। लेकिन भारत में जो व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था यह है कि सामान्य दिनों में जो है भारत एक संघीय व्यवस्था के रूप में कार्य करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ये जो इसका झुकाव जो है एकात्मकता की ओर हो जाता है। इसका जो आप एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मान लो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जब कभी भारत में आपातकाल लागू होता है तो जो सारी शक्तियाँ वो केंद्र से, कानून बनाने से संबंधित सारी शक्तियाँ वो केंद्र में जो है समाहित कर दी जाती हैं। उसके अलावा जो केंद्र सरकार है जो भारत में जो राज्यपालों की नियुक्ति करती है, यह भी जो है एकात्मकता का एक लक्षण माना जाता है। तो भारत एक तरह से जो है एकात्मकता की ओर झुकाव वाला भारतीय संघ है, मतलब संघीय है भारत में। लेकिन एक बात याद रखने की और है, अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि भारत में कहीं पर संघ शब्द का, भारतीय संविधान में संघ शब्द का जिक्र है, तो कहीं भी भारत के संविधान में संघ शब्द का जिक्र नहीं है। लेकिन भारत की व्यवस्थाओं की जो इसकी जो फीचर्स हैं उसको देख के लगता है कि भारत एक संघीय व्यवस्था है, लेकिन उसमें भी भारत एकात्मकता की ओर झुकाव वाला संघीय व्यवस्था है। इसके रिस्पेक्ट में बहुत से लोगों ने जो है आलोचना की है, बहुत से कानूनविद थे ब्रिटेन के, उन्होंने, जैसे केसी वेयर ने भारत को एकात्मकता की भावना के में संघ बोला है, और दूसरा जो मॉरिक जोन्स है इन्होंने है बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला है, कि मतलब एक ऐसा संघीय व्यवस्था है जो भारत ने अलग अलग देशों से इसको बार्गेन किया है, मांगा है। उसके बाद जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको ग्रेविनिल ऑस्टिन ने है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। कोऑपरेटिव मतलब सहयोगात्मक संघात्मक व्यवस्था, मतलब कि जिसमें केंद्र और राज्य एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये किसने बोला है? ग्रेविनिल ऑस्टिन ने। और चौथा पॉइंट है फेडरल विद सेंट्रलाइज टेंडेंसी, इसको जो आइवर जेगनिस ने बोला है। ये जो है आप 4 पॉइंट याद रख लीजिए, कभी कभी मैचिंग में पूछ लेता है। जो अगला पॉइंट है हमारा, अगला फीचर है वो सरकार का संसदीय रूप है। भारत में सरकार के संसदीय रूप की व्यवस्था को माना गया। जैसे भारत की जो संसदीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से कहीं ना कहीं प्रभावित है, क्योंकि भारत लगभग 250 वर्षों तक ब्रिटेन का अभिनय रहा है। इसके विपरीत, इसके जस्ट उलट जो है अमेरिका में जो है वो एकात्मक व्यवस्था है। संघात्मक संसदीय सरकार के संसदीय रूप में जो है कार्यपालिका और विधायिका
जैसे आपने भारत में कानून बनाने की विधि के दौरान संसद में देखा होगा, जो मंत्री हैं वो भी भारतीय विधायिका के सदस्य होते हैं। तो जो कार्यपालिका है जो कानून बनाती है, जो मंत्रिपरिषद और विधायिका, ये दोनों जो एक समन्वय के साथ कार्य करते हैं। जब कभी कानून पार्लियामेंट में बन रहा होता है तो विधायक और जो मंत्री है दोनों ही इस कानून को बनाने में कार्य करते हैं। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में विधायिका और कार्यपालिका समन्वय के साथ कार्य करती है। वहीं इसकी जस्ट उलट जहाँ संसदीय सरकार नहीं होती है, उदाहरण के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका में एकदम सेपरेशन देखा जाता है, पूरी तरह से एक दूसरे से अलगाव देखा जाता है, किसी भी प्रकार का कोई संबंध या समन्वय नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं संसदीय सरकार के संसदीय रूप को और भी अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे सरकार का संसदीय रूप एक अन्य, जैसे कि मान लीजिए भारत, इसको प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। और इसको एक कहा जाता है कि ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर मॉडल इसको माना जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल के आधार पर ब्रिटेन में व्यवस्था आई थी, इसलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल के आधार पर भी भारत में जो है संसदीय सरकार के रूप में जाना जाता है। इसके और भी नाम है, जैसे संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो विधायिका है वो कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका मतलब जो मंत्री परिषद होती है या मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तथा व्यक्तिगत रूप से जो ये जो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए इसको जो है उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। जो अगला साइलेंट फीचर है भारत के संविधान में, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। मतलब भारत में जो है संसदीय संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता। संसदीय संप्रभुता का मतलब है कि भारत के संसद को न्याय कानून बनाने के लिए किसी भी देश पर किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। बस कानून बनाने के लिए संप्रभु है, उस पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता है, वो जब जैसा चाहेगा वैसा कानून बनाएगा। और न्यायिक सर्वोच्चता जो है, भारत में सर्वोच्चता जो है वो न्याय की है। न्यायिक सर्वोच्चता इस वजह से क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च है। अभी बहुत हाल में बहस चल रही है कि जब हमारे जो धनखड़ जी हैं, हमारे उपराष्ट्रपति, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका हम पर जो है AK-27 की तरह कार्य कर रही है, और उधर से न्यायपालिका ने कहा कि हम पर जो है दबाव नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, ये जो टसल है ये इसी मामले का है। जो संसदीय संप्रभुता है, संसद जो है कानून बनाने के लिए संप्रभु है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू और जो संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका के पास है। तो इसलिए जो है भारत में संसदीय संप्रभुता है और न्यायिक सर्वोच्चता है। तो कुल मिला के भारत में सर्वोच्च है वो न्यायपालिका है, सर्वोच्च जो है वो संविधान है, ना ही न्यायपालिका है, ना ही कार्यपालिका है, ना ही विधायिका है। तो भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता दोनों का जो है समन्वय है। उसके बाद जो अगला फीचर जो आता है वो एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये है कि भारत में न्यायिक व्यवस्था इन सभी व्यवस्थाओं से एकदम अलग कार्य करती है, वो इंटीग्रेटेड है। तो उसमें एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। एकीकृत का मतलब है वो उसका भी एक अपना हायरार्की है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे जो है जो अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय, जो उसका जो वो है वो एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है। इसके उलट आप लोगों को याद रखना होगा कि ब्रिटेन में ऐसा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो केंद्रीय मामलों की जो न्यायपालिका है वो वहाँ की केंद्रीय न्यायपालिका है, जबकि राज्य के मामलों को जो है वहाँ के राज्य की न्यायपालिका देखती है। लेकिन भारत में जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, वो इंटीग्रेटेड है, मतलब वो केंद्र से ऊपर से लेकर नीचे तक उसका अपना हायरार्की वर्क करता है। सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, फौजदारी और दीवानी न्यायालय होते हैं। उसके बाद जो भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो फीचर है, वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य होता है वो देश में राजनीतिक न्याय को स्थापित करना होता है। राजनीतिक न्याय का जो इसका मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक न्याय को स्थापित करना। जैसे भारत के संविधान में 14 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर जो है 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें जो 6 महत्वपूर्ण, पहले 7 हुआ करते थे, उसमें से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिए गए। जो 6 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हैं, सबसे पहला समता का अधिकार है, जैसे 14 से 18 के बीच में है। उसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, वो 18 से 22 के बीच में है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 और 24 में आता है तुम्हारा। और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28 के बीच में आता है। और उसके बाद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 29 और 30। ये जो है इसको हम लोग अगले, और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 और 28 के बीच में आता है। और उसके बाद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 29 और 30। ये जो है इसको हम लोग अगले लेक्चर में जब मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हम विशेषता के तौर पर ये देख लें कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद 36 से लेकर 51 तक भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत जो है ये भी बहुत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत क्या होते हैं? दरअसल ये जो है आर्थिक और सामाजिक
आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के आर्थिक और सामाजिक न्याय मतलब वो सारी व्यवस्थाएं। दरअसल भारत के संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता यह होती है कि वह भारत के संविधान भारत की सभी को न्याय और अवसर की समानता उपलब्ध कराएगी, कि मतलब हर व्यक्ति को। तो इस हिसाब से भारत में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इनका वर्णन किया गया। दरअसल राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में बेसिक डिफरेंस यह है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ और उसके बाद जब संविधान लिखा जा रहा था, कि जो उस समय की ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें थीं जो तुरंत प्रोवाइड कराना जरूरी था, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत लिख दी गई। और संसाधनों की कमी के कारण कुछ ऐसी चीज़ें और जो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो जरूरी थे लेकिन उस समय संसाधनों के कारण उनको नहीं जोड़ा जा सका, उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ दिया गया। और ये जो है राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकार को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए इनको जो है राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी कहा जाता है। और वहाँ जहाँ मौलिक अधिकार का कार्य जो होता है, मौलिक अधिकार का कार्य होता है कि राज्य के लोगों को राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य होता है सामाजिक और आर्थिक जो है वो न्याय उपलब्ध कराना। उसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान में नहीं हुआ करते थे, और इनको जो है स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। और उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है कि भारत के राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। भारत सबके धर्म मतलब सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ये इसका भी प्रावधान भारत के मूल संविधान में भी नहीं था। मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का कोई जिक्र नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद जो अगला हमारा साइलेंट फीचर है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है भारत के संविधान की विशेषता है। पहले जो है इसकी उम्र जो है 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन जो 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसकी उम्र को घटाकर जो है 18 वर्ष कर दिया गया। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की लोगों की राजनीतिक चेतना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान क्या है कि भारत के कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में भारत के नागरिकता के तौर पर घूम सकता है, विचरण कर सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, तो उसे किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा। इसके अलावा इसका एक मतलब और भी होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जो है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत 3 जो है महत्वपूर्ण आपातकाल आते हैं, जिसमें 352 के अंदर जो है राष्ट्रीय आपातकाल आता है, और राजकीय आपातकाल मतलब राज्य के आपातकाल जो 352 के अंतर्गत आता है वह देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाने या फिर असुरक्षा के माहौल को संभालने के लिए जो है 352 के अंतर्गत जो है उसको 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल है। और राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है वो राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, जिसमें जो है इसके बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे जब आपातकाल पढ़ेंगे। उसके बाद जो 360 के अंतर्गत एक जो है वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारत में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था। मूल संविधान के दौरान भारत में 2 स्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, क्योंकि केंद्र और राज्य 2 ही भागों में शक्तियों का विभाजन किया गया था। लेकिन हम लोग जानते हैं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में नगर पंचायत, नगर पालिका और पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया। तो जो है हिसाब से भारत वर्तमान समय में भारत में जो शक्तियों का विभाजन है वो 3 स्तरों पर है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके बाद जो है स्थानीय सरकार आते हैं। तो भारत में जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय सरकारी व्यवस्था है। बाकी सहकारी समितियों का भी, और त्रिस्तरीय व्यवस्था में जो पंचायती राज है उसका जो प्रावधान है संविधान के 243 आर्टिकल से 243 से 243 तक किया गया है। इसको जब हम लोग पंचायती राज जो है कवर कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। उसके बाद नागरिकता का जो प्रावधान है 243P से लेकर 243ZG तक है। सहकारी समितियां भारतीय संविधान की एक अनूठी व्यवस्था है। सहकारी समितियों का जो भारत के संविधान में प्रावधान है वो 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था, और भारतीय संविधान में 243ZG से लेकर 243ZT तक जो है सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये है कि किस देश के संविधान से भारत ने क्या लिया है। जो इसको मैचिंग में दे देता है या कोई एक क्वेश्चन दे देता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये देखे थे कि
भारत के संविधान का अधिकतर भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो भारत में व्यवस्था ली गई वो संघीय तंत्र, जो संघीय तंत्र हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़ा था, फेडरल स्ट्रक्चर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में जो है, ये जो है कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से लिया गया। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। न्यायपालिका, हम लोग देखते हैं कि न्यायपालिका का प्रावधान 1935 भारत शासन अधिनियम में हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, किया गया था, जिसमें जो है एक सेंट्रल कोर्ट की स्थापना, केंद्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। वहीं से जो है भारत में न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट जो है वो लिया गया है। लोक सेवा आयोग, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और आपातकालीन उपबंध हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वो, और प्रशासनिक विवरण, मतलब हम लोगों ने देखा था कि भारत के संविधान का जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर है, हम लोग इसी बारे में कभी कभी देश की आलोचना, मतलब जो बहुत लोग जो है भारत के कानून व्यवस्था की आलोचना इसी बेसिस पे करते हैं, क्योंकि भारत का जो प्रशासनिक ढांचा है वो कहीं ना कहीं अभी जो है ब्रिटिश सरकार ने जो बनाया था उसमें कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। इस वजह से इसको हम लोग देख सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम से जो 4-5 पॉइंट बड़े बड़े लिए गए थे वो न्यायपालिका है, लोक सेवा आयोग है और राज्यपाल का कार्यकाल है। ठीक है, उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट आता है वो ब्रिटेन। हम लोग इसके एक तरह से जो इसका याद करने का ये ट्रिक लगा सकते हैं, संसदीय सरकार की जितनी से लिया गया। तो जैसे देखते हैं भारत में संसदीय शासन है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। विधि का शासन है, मतलब कि शासन जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, किसका होगा, विधि का, मतलब जो भी कानून है उसका जो है शासन होगा। विधायी प्रक्रिया, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब कि कानून कैसे बनेगा, ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। जैसे भारत में कानून विधायी प्रक्रिया, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, कोई जैसे मान लो केंद्रीय स्तर पर जब कोई कानून बनता है वो क्या बनता है, सबसे पहले लोकसभा में पेश किया गया, उसके बाद राज्यसभा में पेश किया गया, उसके बाद जो है राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो क्या बनता है, केंद्रीय कानून बनता है। इसी वजह जब कोई विधानसभा में कार्य पारित होता है तो विधानसभा में जाता है, फिर विधान परिषद में जाता है, फिर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद जो यह प्रक्रिया होती है, यह भारत में ब्रिटेन के लिए ये जो संसदीय व्यवस्था से संबंधित प्रक्रिया है इसको जो है ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट भारत में जो है उसको भी ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली, हमने क्या कहा थोड़ी देर पहले, संसद से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटेन से ली गई। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो है वो भी कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख जो है वो भी ब्रिटेन ले गया। संसदीय विशेषाधिकार आप लोग नहीं समझते, संसदीय विशेषाधिकार वो होते हैं भारत की जब कहीं भी संसद चल रही हो, विधानसभा चल रही हो या लोकसभा या राज्यसभा का जब सत्र चल रहा हो, उस समय जो वहाँ के सदस्य होते हैं और उनको जो है विशेषाधिकार होता है। किसी भी आप फौजदारी, मतलब कि क्रिमिनल केसेस को छोड़कर उनकी गिरफ्तारी जो है उसके 14 दिन बाद या 14 दिन पहले तक नहीं हो सकती। तो ये जो है संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ब्रिटेन से लिए गए हैं। और एक द्विसदन का कॉन्सेप्ट है जो बाईकैमरलिज्म, हम लोगों ने देखा था कि 1919 में सबसे पहले जो है बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया था भारत में, तो ये जो है ब्रिटेन से लिया गया था द्विसदनवाद का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मूल अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, मतलब मौलिक अधिकार जो हम लोगों ने वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अगर देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होता है, कभी कभी होता है। न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि हमारी न्यायपालिका कैसी होगी, स्वतंत्र होगी। दरअसल न्यायपालिका जो ब्रिटेन में होती है वो क्या होती है, वहाँ जो संसद सर्वोच्च होती है ब्रिटेन में, लेकिन भारत ने क्या किया है, संसदीय सर्वोच्च संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में समन्वय बनाने का प्रयास किया है। इस वजह से भारत ने जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है इसको जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया है। वो प्रावधान न्यायपालिका का ब्रिटिश कर गए थे 1935 अधिनियम में, लेकिन जो उसकी स्वतंत्रता है वो कैसे डिफाइन होगी, वो भारत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से मतलब है ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हम लोग जो है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, मतलब जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, भारत में किसी, मतलब भारत के विधायिका ने कोई कानून बनाया, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई कानून बन गया, वो उसको भी जो है किससे गुजरना पड़ेगा, उसको जुडिशियल रिव्यू से गुजरना पड़ेगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि न्यायिक पुनरावलोकन, वो व्यवस्था, वो कानून संवैधानिक है अथवा नहीं, वो जो है न्यायिक पुनरावलोकन वो जो कहाँ से लिया गया, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भारत में जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय का कॉन्सेप्ट जो है वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पद से हटाया जाना, महाभियोग का कार्य, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश पर जो महाभियोग जैसी एक प्रक्रिया होती है जिससे उनको हटाया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट जो है उनके हटाने का प्रोसेस जो है वो कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। राज्य के नीति निर्देशक जिनको भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका कॉन्सेप्ट जो है आयरलैंड से लिया गया था। राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो कैसे होगा, उन दोनों की प्रणाली और राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रणाली जो है आयरलैंड से लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का हम लोग अध्ययन जो है राष्ट्रपति वाले चैप्टर में करेंगे। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र का संघीय व्यवस्था जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ भारतीय संघीय व्यवस्था, जो ऐसा प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया। उसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने से पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती थी पहले वो जो है वायसराय के हाथ में होती थी, उससे संबंधित कानून वायसराय बनाते थे। लेकिन उस व्यवस्था को हटाकर भारत ने अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना ये जो है कहाँ से सीखा है, आयरलैंड से सीखा है। मतलब जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो ना ही केंद्र सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है, वो कहाँ पे है, जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है वो अवशिष्ट विषय होते हैं। उन पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो जो है कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार जो है, नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो कंफ्यूज नहीं होना है। राज्यपाल का कार्यकाल वो कहाँ से लिया गया है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन राज्यपालों की नियुक्ति कैसे होगी ये प्रोसेस जो है कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय ये कनाडा से लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का मतलब है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी वैधानिक मामले पर अनुच्छेद 145 के अंतर्गत भारत की न्यायपालिका से ये सलाह जो है ले सकता है। उसको क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये जो है कनाडा से लिया गया। उसके बाद समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट, जो 3 सूचियां हैं उसमें से एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची और तीसरी जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद व्यापार वाणिज्य, जिसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है, वो कहाँ से लिया गया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और अनुच्छेद 108 में जो है क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बहुत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, लेकिन उनमें दोनों सदनों के बीच, राज्यसभा और लोकसभा के बीच डेडलॉक हो जाता है। उस डेडलॉक को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। उस बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उसका प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद आपातकालीन के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकालीन का कॉन्सेप्ट अगर आपसे पूछेगा कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम से। लेकिन आपातकालीन के दौरान जो मूल अधिकार हैं उनका स्थगन हो जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी के से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मूल मौलिक अधिकार हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। जो मूल कर्तव्य है स्थगन हो जाता है, ये कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी के से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मूल मौलिक अधिकार हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। जो मूल कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। मूल कर्तव्य के अलावा प्रस्तावना में न्याय का आदर्श है। न्याय का आदर्श जो है वो कहाँ से लिए गए, रूस से। अगले चैप्टर में हम लोग अगले लेक्चर में जो है वो प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। उसमें आप लोगों को देखेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो 3 प्रकार के न्याय हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो रूस से लिया गया है। उसके बाद जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में समता बंधुत्व का आदर्श जो है वो फ्रांस से। समता और बंधुत्व का आदर्श जो है वो फ्रांस से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो आर्टिकल 368 उसमें है वो, और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और एक जो है विधायी प्रक्रिया जो है और विधि का शासन, ये ब्रिटेन से। इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान के संविधान से, विधि का ये है वहाँ से लिया गया। और अगले लेक्चर में हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना देखेंगे। धन्यवाद।